नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISSC 2022 के 66 विजेताओं को भी सम्मानित करेंगी। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किया जा रहा है। कार्यक्रम में शहरी नवाचार में अग्रणी सभी 100 स्मार्ट शहर हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन से देश में शहरी परिवर्तन के भविष्य के लिए रोड मैप बनाने और अनुकरणीय कार्यों के प्रदर्शन और सराहना को भी एक मंच मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली से राजस्थान के बिट्स पिलानी संस्थान पहुंचे, जहां वो बिट्स पिलानी संस्थान में उपस्थित शिक्षकों व विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति बीकानेर में ICAR के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे तथा कृषि वैज्ञानिकों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद वे बाड़मेर के लिए रवाना होंगे, जहां वह श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति का खेताराम जी की पोल स्थित ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी है। इसके साथ उपराष्ट्रपति जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में उद्योग संघों, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों, युवा उद्यमियों, उच्च और तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के छात्रों सहित अन्य लोगों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री इसके बाद छोटा उदयपुर के बोडेली में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने से पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री गुजरात के स्कूलों में निर्मित हजारों नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, STEM प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी अवसंरचनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस मिशन के तहत गुजरात के स्कूलों में हजारों कक्षाओं में सुधार और उन्नयन के लिए आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओदरा, दोभोई, सिनोर, मालसर, आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चाप तालाब पुनर्विकास परियोजना, दाहोद में जल आपूर्ति परियोजना, वडोदरा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लगभग 400 नवनिर्मित आवास, पूरे गुजरात के 7500 गांवों में ग्राम वाईफाई परियोजना और दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री छोटा उदयपुर में जल आपूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का शिलान्यास करेंगे। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद PM मोदी कल जब अहमदाबाद पहुंचे तो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले PM मोदी ने रोड शो करते हुए कार्यक्रम में आई महिलाओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। PM मोदी को अपने बीच पाकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। PM मोदी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विकसित भारत की गारंटी बताया। PM ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बिल को दशकों तक लटकाए रखा, लेकिन जब सरकार पीछे नहीं हटी तो किंतु परंतु के साथ बिल का समर्थन किया। भारत ने कूटनीतिक गतिरोध के बीच कनाडा पर परोक्ष प्रहार करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने देने का आह्वान किया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान तथा अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की कवायद चुनिंदा तरीके से नहीं की जा सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। कनाडा ने अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात भी की और भारत की G20 अध्यक्षता, क्षेत्रीय मामलों एवं वैश्विक चुनौतियों, सतत विकास लक्ष्यों और सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर चर्चा की। भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा है, इसमें हमेशा समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से सीमा पर कभी भी कोई घातक सैन्य और युद्ध की घटना नहीं हुई। चीन के साथ व्यवहार करने का एक आनंद यह है कि वो आपको कभी नहीं बताते कि वे ऐसा क्यों करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय महासागर में धीरे धीरे चीनी नौसेना की बढ़ रही मौजूदगी को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन हम इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा के मामले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सरकार हालात सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा वहां आए प्रवासियों का स्थिर करने वाला प्रभाव है। इसके अलावा ऐसे तनाव भी हैं जिनका एक लंबा इतिहास है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पूर्व ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। भाजपा की तीसरी लिस्ट में केवल एक नाम शामिल है। यह नाम है मोनिका बट्टिका। मोनिका को अमरवाड़ा आरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। मोनिका ने कुछ ही दिन पहले भाजपा का दामन थामा था। उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 6 सांसदों को टिकट दिया गया है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। कर्नाटक की सरकार इन दिनों कावेरी जल विवाद पर घिरी हुई है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 3000 क्यूसेक पानी दें। इस आदेश का कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और बीजेपी, जेडीएस समेत तमाम विपक्षी दल विरोध कर रही है। विवाद इतना गहरा गया है कि कल बेंगलुरु शहर में बंद बुलाया गया। बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगा दी गई और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। आज बीजेपी विधानसभा के सामने धरना सत्याग्रह करने जा रही है। यह आंदोलन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत तमाम पार्टी सांसद और विधायक शामिल होंगे। लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में ब्रिटेन की 600 से ज्यादा वाणिज्यिक इकाइयां हैं, जिनका $50 बिलियन का कारोबार है। इन इकाइयों के माध्यम से 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। भारत में शिक्षा, खुदरा उपभोक्ता सामान, लाइफ साइंस, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे व क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्टेशन पर एक ट्रेन ट्रैक छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। राहत की बात यह है कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त ट्रेन में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। प्लेटफॉर्म पर इंजन को चढ़ता देख मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस पूरी घटना को लेकर रेलवे स्टेशन निदेशक एस.के. श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कैसे चढ़ी, इसकी जांच की जा रही है। कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य में 13 से 20 सितंबर के बीच करीब 7,000 मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में लगातार डेंगू की बिगड़ी स्थिति पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता को अनदेखी करने का आरोप लगाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तमिलनाडु का दौरा किया और वेल्लोर में नवनिर्मित असम भवन का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में कार फ्री डे के समर्थन के रूप में मोटरसाइकिल चलाकर हवाई अड्डे पहुंचे।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की धूप खिली रहने की संभावना है। हालांकि कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणपति उत्सव जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा गणपति मंडल के दर्शन किए। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स में 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से हरिद्वार के रुड़की स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच जायरीनों को रोडवेज की बसों से पिरान कलियर पहुंचाया गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की अगली बैठक 7 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू करने से जुड़े तौर तरीकों पर चर्चा करने समेत कई लंबित मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स के नियमों में और ढील दे दी है। बोर्ड ने परिवर्तनीय तरजीही शेयरों के लिए 10% सेफ हार्बर का विस्तार किया है, जो अभी तक केवल इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित था। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स यानी रोडटेप स्कीम अब 30 जून 2024 तक जारी रहेगी, जो इस साल 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। यूपीआई लोगों के बीच डिजिटल पेमेंट का पसंदीदा माध्यम बनता जा रहा है। वर्ल्ड लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 151 मिलियन थी, जो जून 2023 में बढ़कर 9.3 बिलियन तक पहुंच गई थी। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। राव को 9 अक्टूबर 2023 से अगले आदेश तक अथवा 1 साल की अवधि के लिए जो भी पहले हो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
शेयर बाजार नियामक यानी सेबी ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सेबी ने मौजूदा डीमैट खाता धारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने या फिर नॉमिनी को न रखने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। 2000 रुपए के नोट को वापस लौटाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। लोगों के पास इसे लौटाने या बैंक में जमा करने के लिए केवल 4 दिन का समय बाकी रह गया है। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर तक बैंकों के पास लगभग 93% 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। सरकार कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने करीब 12 ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया को लेकर नोटिस जारी किया है। सरकार ने इंटरनेशनल क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी मूडीज के आधार सिस्टम में गड़बड़ियों को लेकर किए गए दावे को खारिज किया है। यूआईडीएआई ने इन सभी दावों को निराधार बताते हुए कहा कि आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। पाकिस्तान के दोगले बर्ताव की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। कल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 54वें सत्र के दौरान सिंधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र के सामने एकत्रित होकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। विश्व सिंधी कांग्रेस के महासचिव लखू लुहाना ने कहा कि पाकिस्तान में मानव अधिकार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच की कनाडा में हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल करीमा बलोच की मौत के 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कनाडा के अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बलूच वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीर मिंगल ने कहा है कि करीमा बलोच बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जो पाकिस्तानी सेना से अपनी जान बचाने के लिए कनाडा आई थी। न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे को धोखाधड़ी में दोषी पाया है। उन्होंने ट्रंप द्वारा लगभग 1 दशक तक ऋणदाताओं और बीमाकर्ताओं को प्रदान किए गए वित्तीय विवरणों को झूठा पाया और कहा कि वे बार-बार धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। अजरबैजान की सेना के नियंत्रण के बाद नागोर्नो काराबाख से हजारों आर्मेनियाई लोग पलायन कर रहे हैं। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरों में लाचिन कॉरिडोर के साथ सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। आर्मेनियाई सरकार ने कहा है कि मंगलवार की शाम तक अजरबैजान के सीमा क्षेत्र में स्थित नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लगभग 28,120 आर्मेनियाई लोग आर्मेनिया में प्रवेश कर चुके थे। कनाडा ने भारत में अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श को अद्यतन किया है और उनसे हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि कुछ आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने की दावेदारी निक्की हेली ने आरोप लगाया है कि देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को साम्यवादी चीन पर बहुत अधिक निर्भर बना दिया है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उनकी जल्द रिहाई की संभावना भी कम हो गई है। चीन ने अरबों डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ सहयोग का और विस्तार करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा है कि उसके सैनिकों ने काला सागर स्थित रूसी नौसेना के बेड़े पर मिसाइल हमले में 34 से अधिक अधिकारियों को मार गिराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पिछले 50 वर्षों में इजराइल मजबूत हुआ है और इसने मिडल ईस्ट देशों के साथ शांति समझौते का मार्ग प्रशस्त किया है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आज सुबह निशानेबाजी में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम वर्ग में भारतीय टीम ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। सिफ्त कौर समरा और आशी चौकसे और मानिनी कौशिक ने देश के लिए ये रजत पदक जीता। महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। ये इस बार के खेलों में भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। भारत के लिए मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा।
एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत ने मंगलवार को भारतीय घुड़सवारी टीम ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया। दिव्याकृति सिंह, सुदीप्ति हाजेला, हृदय छेड़ा और अंशु अग्रवाला की टीम ने 41 साल बाद देश के लिए घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। नौकायन में इबाद अली ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इबाद अली पुरुषों की विंडसर्फर RSX स्पर्धा में 52 के नेट स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नेहा ठाकुर ने महिला डिंगी नौकायान स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। 17 वर्षीय नेहा ठाकुर ने 11 रेसों में कुल 27 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में सेलिंग में भारत का यह पहला पदक था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा है। अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ भारत शीर्ष पर बरकरार है। तलवारबाजी में क्वार्टर फाइनल मैच में भवानी देवी को हार का सामना करना पड़ा है। भवानी देवी को महिलाओं की सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चीन की शाओ याकी के खिलाफ 7-15 से हार का सामना करना पड़ा। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले टीम को फाइनल में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। इससे पहले भारतीय टीम ने 3 मिनट 40.84 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम पहले 2 मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। तीसरे वनडे के लिए रोहित कोहली और हार्दिक की टीम में वापसी हो गई है। भारत की नजर क्लीन स्वीप करने की होगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया पहली जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत के दिग्गज खिलाड़ी और कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेता लिएंडर पेस मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। 50 वर्षीय पेस उन 6 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें 2024 के लिए नामांकित किया गया है। न्यूजीलैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को विश्व कप से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा को चोटिल होने के कारण अगले महीने से भारत में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम से बाहर हो गए। बांग्लादेश ने वनडे विश्व कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। हाल ही में संन्यास लेने वाले और फिर संन्यास से वापस लौटने वाले बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज तमीम इकबाल को टीम में शामिल नहीं किया गया है। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच खेला गया तीसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया है। इंग्लैंड ने 1-0 से 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। तीसरे वनडे में इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने शतकीय पारी खेली। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अभिनेता सलमान खान की आगामी फिल्म टाइगर 3 के ट्रेलर का इंट्रो आज लॉन्च किया जाएगा। इस इंट्रो में सलमान एक महत्वपूर्ण संदेश देते नजर आएंगे। शीलादित्य बोरा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म भगवान भरोसे का ट्रेलर सामने आ गया है। फिल्म 13 अक्टूबर को भारत सहित 6 देशों में रिलीज होगी। अभिनेत्री आलिया भट्ट की नई फिल्म जिगरा का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वह पहली बार एक्शन अवतार में नजर आएंगी। फिल्म अगले साल सितंबर में रिलीज होगी। सलमान खान फिल्म्स ने अली जेह की पहली फिल्म फर्रे का टीजर रिलीज कर दिया है। अली जेह के मामा सलमान ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। टीवी एक्टर शैलेश लोढ़ा को तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़े हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अब उन्होंने शो छोड़ने का कारण बताते हुए दावा किया कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने उनसे गलत तरीके से बात की थी। अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपकमिंग फिल्म 12th फेल में अपने किरदार को काफी चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह किरदार उनके पहले निभाए गए किरदारों से काफी अलग था। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या ने हाल ही में कंफर्म किया है कि वह जल्द ही सलमान खान के साथ एक बार फिर काम करने वाले हैं। शहनाज गिल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग के प्रमोशन में व्यस्त है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और गायक यो-यो हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर काला स्टार का टीजर आउट किया है।
और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।